हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अभ्यास। तो EMRS की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आज हम आए हैं आपसे PGT हिंदी के सिलेबस के ऊपर बात करने। तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर में इनके हैं जनरल अवेयरेंस जो 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 20, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का। फिर आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपका 70 मार्क्स का आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। बाकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और NEP होगा आपका 25 मार्क्स का। टोटल होगा आपका 80 मार्क्स का। तो ये सभी मिलाकर आपके हो जाते हैं 130 मार्क्स के। ये जो 130 मार्क्स हैं इसकी आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद जो आपका ये 6th पार्ट है लैंग्वेज वाला, जिसमें आपका 10 मार्क्स का जर्नल हिंदी और 10 मार्क्स का जर्नल इंग्लिश रहेगा। इसमें आपको हर एक पोर्शन में यानी कि हर एक सेक्शन में 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 4 नंबर, 10 में से 4, 10 में से 4। ये क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आपके इसमें मार्क्स नहीं आते तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं PGT हिंदी के सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें जो 5 आपके सेक्शन है इसमें से 4 सभी के कॉमन होंगे, 5वां आपका सब्जेक्ट से रहेगा। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और क्वालिफिकेशन वाला आपको देखना ही है। तो चलिए सिलेबस की हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन पेपर की। कॉमन पेपर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखिएगा, क्योंकि अगर आप कॉमन पेपर क्लियर नहीं करते हैं, कॉमन पेपर में आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, तो मेरिट आपकी इफेक्ट होगी। अपना सब्जेक्ट सभी प्रिपेयर करते हैं, पर कॉमन पेपर आपका मेरिट में फाइट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कॉमन पेपर की। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका रहेगा जनरल अवेयरेंस का, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। करंट अफेयर आपके ज़्यादातर जो संबंधित रहेंगे वो आपके रहेंगे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड। अगर कुछ नया हुआ है, कुछ नए प्रोग्राम्स आए हैं, कुछ भी नया हुआ है, तो वो आपके करंट अफेयर्स आपके इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में आपके टॉपिक्स रहेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग रहेगी जिसमें। उसके अलावा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम्स। तो रीजनिंग के आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे नॉलेज ऑफ ICT की, नॉलेज ऑफ ICT में देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये आपके ICT के क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्टली आपके NCERT बेस्ड। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपने KVS में भी देखा था। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन सिस्टम। ये सभी टॉपिक्स आप KVS PGT के लिए भी पढ़ चुके हैं, तो आप उसी से रिवीजन कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। ये केस स्टडी को आप अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो KVS में भी देखे गए थे। उससे अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लें। आपने इसको KVS के टाइम पर भी पढ़ा था और अभी भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे हम बात करते हैं जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी की। इसमें आपके टॉपिक्स हैं वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, इंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, आइडम एंड फ्रेसेस। तो आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो ये सभी टॉपिक्स आपने पहले ही पढ़े होंगे। बात करते हैं जर्नल हिंदी की, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, अशुद्धियों को ही इन्होंने अशुद्ध लिख दिया है, ये चलिए कोई बात नहीं।
वाक्यांशों के लिए एक सरल शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके सामान्य हिंदी होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश में से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम आपने प्रिपेयर किया होगा तो ये सभी टॉपिक्स आपने वहाँ पे देखे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी के सिलेबस की। जी, तो पीजीटी हिंदी में खंड का है आपका इतिहास एवं साहित्य से। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना, जो इन्होंने ये विस्तृत शब्द दिया है, विस्तृत अध्ययन, इस पर आप खास ध्यान रखें, क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है इन्होंने बहुत ही ब्रॉड दिया है, ऐसा सभी को लग रहा है और है भी, क्योंकि चीज़ों को इन्होंने विस्तृत रूप से, विस्तृत शब्द जब लिख दिया जाता है, इन्होंने सामान्य अध्ययन नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है विस्तृत अध्ययन। अगर सामान्य अध्ययन होता है तो हम जो जनरली चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, अपने जो प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनकी रचनाएं, उन सबको करते हैं। विस्तृत में क्या है, कहीं से कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। आदिकाल से रीतिकाल, इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ आएंगी आपकी, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, ये सभी आपको आदिकाल से संबंधित पढ़ना है और रीतिकाल तक लेकर आपको जाना है। आदिकाल में इन्होंने कुछ कवियों को मेंशन किया है, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो जब आप आदिकाल का विभाजन, उसका नामकरण, ये सब आप देखेंगे ना, तो चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनका जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आप देखिए। महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एमए का सिलेबस के लिए इन्होंने लिखा है कि एमए तक की रचनाएं पूछी जाएंगी। तो इसमें आपकी हेल्प जो है वो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें एमए तक का ही सिलेबस होता है। आप एक बार उस पर भी नज़र डाल सकते हैं कि उसमें इनकी कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। या फिर आप ग्रेजुएशन और पीजी का जो भी सिलेबस एनसीईआरटी में चलता है आप उसको देखें, दिल्ली में चलता है उसको आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखेंगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी रचनाएं इनकी देखनी है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, इसमें आपको कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, ये सभी आपको देखने हैं। सगुण भक्ति धारा की हम बात करें तो राम भक्ति, ये औष्ण भक्ति जो है ये शायद मिसप्रिंट है, ये वैष्णव हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द पहले मैंने तो नहीं सुना है। मेरा पेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, माफ़ी चाहूँगी आप सभी से इसके लिए। कोई नहीं, आप इसको वैष्णव देख सकते हैं। उसके बाद है इसमें आपको तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के जो 8 कवि हैं वो आपको देखने हैं। रीतिकाल की बात करें तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, इसमें फिर आप देव देखें। रीति मुक्त में देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। माफ़ी चाहूँगी मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार मैं इसको देख लेती हूँ क्या दिक्कत है। माफ़ी चाहूँगी। चलिए आगे हम देखते हैं इसके सिलेबस में। आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वही जैसे हमने आदिकाल की उसकी परिस्थितियाँ वगैरह सब देखी थी, वैसे ही इसमें आधुनिक काल की युगीन परिस्थितियाँ हम देखेंगे। इसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, इसकी मुख्य धारा क्या रही आधुनिक काल की, कौन कौन सी मुख्य धाराएं रहीं, क्या क्या परिवर्तन हुए साहित्य में, समाज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, जिससे साहित्य में, समाज में जब कोई परिवर्तन होता है तो उस युग के साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यही धाराएं, विचारधाराएं हमें पढ़नी है। मुख्य साहित्यकार इनके पढ़ने हैं, आधुनिक काल के साहित्यिक रचनाएं पढ़नी है, उनकी विशेषताएं, भाषा शैली पढ़नी है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में हरीशचंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। द्विवेदी युग की अगर हम बात करें तो महावीर प्रसादी द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। और उसके बाद अगर आगे हम बात करें छायावाद की तो इसमें हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद में निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल,
नागार्जुन। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। और नई कविता की अगर हम बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, ये आपके रहेंगे। अगर हम देखें तो लगभग आपके इसमें जो रहेंगे आपके कवि, इन सबको अगर हम काउंट करके देखते हैं तो ये आपके लगभग 42 से 45 के आसपास रहेंगे। अगर हम इन सभी को देखेंगे तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रसिद्ध कवि या उसकी रचना छूट जाती है तो आप उसको भी देखेंगे, क्योंकि विस्तृत अध्ययन लिखा है तो हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, पर इनको तो आपको करना ही है। आगे हम सिलेबस देख लेते हैं। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, यहाँ भी विस्तृत अध्ययन है। गद्य साहित्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, किस विधा का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त क्या साहित्यिक परिस्थितियाँ रहीं, तो ये सब आपको देखना है। विकास देखना है उसका, प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखनी है, प्रमुख उनके साहित्यकार देखने हैं, रचना देखनी है, साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली देखनी है। अब इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं उनको भी बताया गया है। निबंध देखना है आपको, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं का आपको विस्तृत परिचय देखना है। विस्तृत परिचय का मतलब आप यहाँ से ये ले सकते हैं कि कौन सी विधा कब शुरू हुई, क्या साहित्यिक परिस्थितियाँ रही, क्या पृष्ठभूमि रही, क्या विचारधारा रही, इन सभी विधाओं में प्रथम रचना कौन सी है, आखिरी रचना कौन सी है, किस रचना की क्या विशेषताएं रही, कौन कौन लेखक इनके प्रमुख रहे। तो आपको ये सारी चीज़ें इनसे इम्पॉर्टेंट कर लेनी है। उसके बाद करते हैं हिंदी साहित्य में काव्य साहित्य पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, जिसमें निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से ली गई काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न हैं। देखिए यहाँ इन्होंने जो लिखा है, एक तो है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक है 2 विषय परक प्रश्न। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि विषय परक प्रश्न का मतलब ये है कि पेपर में आपका लिखने को भी आएगा। तो इस चीज़ को तो देखो, पेपर आएगा तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि पेपर पूरा ही ऑब्जेक्टिव होगा या उसमें कुछ जगह कहीं पे क्वेश्चन के नीचे लिखने के लिए भी चीज़ें छोड़ी जाएंगी या नहीं। तो आप अपना मन बना कर रखें, आप अपनी तैयारी ऐसी रखें कि अगर आपको ये सप्रसंग भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न ये सब आते हैं तो आप उसे लिखने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आप पेपर देखें, टेंशन लें और उसके चक्कर में आप ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो अपना मन बना के चलें कि आप ये जो व्याख्या, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य है इसको अच्छे से अध्ययन करें, ताकि अगर लिखने के लिए 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का कुछ आ जाता है तो आप उसको अच्छे से कर लें। शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अब ये जो रचनाएं हैं काव्य साहित्य पर आधारित, जहाँ से व्याख्या पूछी जाएंगी, तो ये कहाँ से पूछी जाएंगी, यहाँ इन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं, इनकी रचनाओं से पूछी जाएंगी। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अजय। तो और इसमें देखिए संकेत दिया गया, MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी जाने वाली उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। तो इस संकेत को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जो संकेत है इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको MA तक का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जितने भी यहाँ पे इन्होंने कवियों के नाम दिए हैं ये सभी आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे। इनसे संबंधित लगभग इनसे संबंधित सभी से संबंधित उसमें चैप्टर्स भी हैं और जीवन परिचय भी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तैयारी अपनी उसी के जीवन परिचय से करें जो NCERT की बुक्स में है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यही सारे वो प्रसिद्ध हैं जिनके इर्द गिर्द पेपर घूमता है, जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें और अपनी जो आपकी 10th और जो 12th की आपकी NCERT बुक्स हैं हिंदी की, वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई रचना आपकी उन्हीं में दी है और उसी से वो क्वेश्चन पूछ लें, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको वो छोड़नी नहीं है, आप उनको भी अच्छे से कवर अप करेंगे।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश आशय स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित होंगे। जैसे काव्य में थे ऐसे ही गद्य में भी आएंगे। उसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषयपरक प्रश्न हैं, 2 विषयपरक प्रश्न। तो यहाँ भी आप अपने आप को तैयार रखें, अपने मन को, कि अगर लिखने के लिए प्रश्न आता है तो आप अच्छे से व्याख्या को प्रसंग के साथ दे सकें और अच्छे से अपने मार्क्स बना सकें। भाषा शैली पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। यहाँ भी इन्होंने दे दिया गया है किस किस लेखक से ज़्यादातर इन्हीं की रचनाओं से पूछे जाएंगे। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, ये सभी भी लगभग आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में सभी के कोई ना कोई चैप्टर दिया हुआ है किसी ना किसी स्टैंडर्ड में। तो मैं फिर से आपसे कहूँगी आप एनसीईआरटी बुक्स को एक बार ज़रूर प्रेफर करें, बिना उनको पढ़े आप ना जाएं एग्ज़ाम देने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कवियों और लेखकों के व्यक्तिगत और औचित्य पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी के साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्य रचना और भाषा शैली पर आधारित होंगे। तो जितने भी आपके लेखक होंगे, कवि होंगे, इनका आपको जीवन परिचय भी देखते देखते चलना है, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जितने भी नाम ऊपर दिए गए थे, चाहे फिर वो आपके ये गद्य वाले थे और या फिर आपके काव्य वाले, ये सब आपको इनके जीवन परिचय भी साथ के साथ देखते हुए चलना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी को बेस मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फेमस इनकी रचनाएं ही हैं और जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो आप ये देखें और बाकी प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि इन लेखक और कवियों से कहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए खंड खा की बात कर लेते हैं। अभी तक हम खंड का देख रहे थे। खंड खा में आपका व्याकरण एवं रचना है। व्याकरण में आपका शब्द विचार और एवं शब्द भंडार, इसमें शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रसंग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये सभी टॉपिक आपके शब्द विचार से रहेंगे। पद विचार से बात करें तो पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध भेद, प्रयोग, पद परिचय। पद विचार से आपके यही सभी टॉपिक रहेंगे। वाक्य विचार से बात करें तो वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से उनके प्रकार, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, ये सभी आपके टॉपिक रहेंगे। संधि से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप देखेंगे व्याकरण में भी आपको जितना भी आपका सिलेबस है वो सभी कवरअप करना है। आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी अगर आपने पहले कभी कोई पीजीटी एग्ज़ाम दिया है। सामान्य एग्ज़ाम में तो इतना डिटेल नहीं आता है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे पदबंध हो गया और आपके वाक्य संश्लेषण हो गया, विश्लेषण हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल सामान्य हिंदी में नहीं देखने को मिलती हैं। तो पीजीटी अगर आपने दिया है तो ज़रूर की होंगी, अगर नहीं दिया है, पहली बार है आपका पीजीटी का एग्ज़ाम, तो आप ये सभी टॉपिक्स आप देखेंगे, किसी भी आपको कॉमन बुक में ही मिल जाएंगे, कोई भी एक आप अच्छी बुक ले सकते हैं। उसके बाद आगे आएगा अपठित बोध, जिसमें काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, भाव सौंदर्य शिल्प होगा, गद्यांश पर आधारित होंगे। और जो ये आपके अपठित बोध आएगा काव्यांश पे आधारित और गद्यांश साहित्य आधारित, इसके लिए इन्होंने विषय भी दिया हुआ है, समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। इन्हीं से आपका जो ये गद्यांश वाला पोर्शन है, इससे रिलेटेड आपके कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा। काव्य शास्त्रीय अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसमें साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, जैसे कि हम अभी शुरू में भी देख रहे थे कि कौन सी विधा कब शुरू हुई, क्या हुई, कब उसके कौन कौन महत्वपूर्ण रचनाकार रहे, तो वही विधाएं हमें सब देखनी है। इसमें रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान। अब देखिए रस में भी इन्होंने सभी रसों का ज्ञान बोला है, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा। तो आप इसमें जो आपके भरत मुनि हैं वहाँ से भी रस से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी, और बाद में भी जितने भी रस से संबंधित क्वेश्चन है वो आप सभी देखेंगे। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्ति देखेंगे। काव्य गुणों में प्रसाद, माधुर्य, ओज, तीनों गुण देखेंगे। काव्य दोष देखेंगे, काव्य दोष की विस्तृत जानकारी इन्होंने बोला है।
छंद ज्ञान देखेंगे, वार्णिक और मात्रिक। इन्होंने पर्टिकुलर छंद ना देके इनकी कैटेगरीज दे दी हैं। वार्णिक और मात्रिक तो जितने भी छंद हैं आप उनको देख लेंगे। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार। तो अलंकार भी सभी आएंगे, विस्तृत अध्ययन आपको करना है छंद और अलंकार का। आगे हम बात कर लेते हैं लेखन कौशल और पत्रकारिता की। देखिए सिलेबस आपको हो सकता है बहुत ही लंबा लग रहा हो, बहुत ही विस्तृत लग रहा हो, और विस्तृत ही है, पर जैसा कि आप समझते हैं पीजीटी का है तो क्या ही कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें हैं आपको ये सभी अच्छे से अपनी प्रिपेयर करनी है। हम ये चीज़ें सोचें कि चलिए विस्तृत है, हम कुछ कहें या करें या चेंज वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप जो है जैसा है इसमें से आप जितने अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं कर लीजिए। आगे हम देखें तो लेखन कौशल और पत्रकारिता की बात करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये आपने केवीएस में भी इसको देखा है। केवीएस में जो 12th स्टैंडर्ड में बुक लगी थी, 12th में ही थी, उसमें आपने देखा है। तो ये आप फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। पत्रकारिता से संबंधित विषय हैं इसमें प्रिंट माध्यम, जिसमें समाचार और संपादकीय है, रिपोर्ट कैसे बनती है, कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। आलेख देखेंगे, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण और संगोष्ठी संचालन। तो आप ये सभी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्यवहारिक लेखन पर एक विषयपरक प्रश्न रहेगा। अब देखिए व्यवहारिक लेखन पर एक विषयपरक प्रश्न है, यानी कि फिर से लिखने का प्रश्न की बात हुई है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। यहाँ पे हम देखेंगे व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवचता, स्वरूप और निर्माण। ये आपको नया टॉपिक लगा होगा देखने में, इसका आपने अभी तक शायद अध्ययन नहीं किया होगा। तो आप ये चीज़ें भी अपने ध्यान में रखें कि विषय परक इनसे आ सकता है। हो सकता है आपसे कोई भी प्रतिवेदन का नमूना मांग लिया जाए, या कौन सा प्रकार होता है उसका बिना ऑप्शन दिए आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप इसको खुद ही लिखें। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप खुद को तैयार रखें, कैसा भी कोई पेपर में क्वेश्चंस आएंगे लिखने के लिए। अगले की हम बात करें सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर आधारित विषयपरक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी, लेखन आदि के रूप में। अब देखिए यहाँ फिर से विषयपरक प्रश्न इन्होंने दिया है। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधित मौलिक रचना, कोई भी इसमें से चीज़ बोल सकता है कि आपको एक विषय दिया गया है, इस पर आप कोई भी कविता लिखिए या कोई छोटी कहानी लिखिए या कोई मौलिक रचना अपनी खुद से बना सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी का कविता में रूपांतरण करना है। कोई आपको कहानी दे दी और कहा गया कि भाई इसका आप कहानी में रूपांतरण करके दीजिए, तो आप वो भी आपको करना होगा। तो ये चीज़ें लिखने वाली हैं, इसमें आप ऑब्जेक्टिव की उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपको अगर कोई कहानी दी उसके बाद उसका कविता में रूपांतरण है तो वो इतने बड़े ऑप्शंस नहीं देगा, आपको सीधा सीधा लिखने के लिए बोलेगा। पर डेरी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी देंगे आपको और उससे फिर आपको बहुत लंबी ही कविता मांगी जाएगी। छोटी कोई एक पैराग्राफ की तरह कहानी हो सकती है, उसी के लिए आपसे कविता कही जा सकती है। अनुभव के आधार पर लेखन, ये भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषयपरक प्रश्न, यहाँ भी विषयपरक प्रश्न ही है। वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, यानी कि बातचीत करने में आप कैसे ही बातचीत करने की जो दक्षता है उसके विकास के लिए आप संवाद लेखन लिखिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में होता है, जो बोल रहे हैं उनका नाम भी दिया होता है। फिर जैसे रीता ने कोई बात कही तो पहले रीता लिखा होगा, उसके बाद उसकी कही हुई लाइन, फिर राम लिखा होगा, राम के बाद उसकी कही हुई लाइन लिखी होगी। तो ऐसे चीज़ें इसमें एड ऑन रहती हैं। तो इसमें आएगा वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन। सेकंड आप देखेंगे कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। कोई भी आपको समसामयिक विषय दे दिया जाएगा जिसके द्वारा आपसे कहानी या कविता लिखने को कहा जाएगा। तो विषयपरक प्रश्न के लिए आप खुद को तैयार रखें। ऐसा ना सोचें कि आपका पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होना है। सिलेबस आप देख चुके हैं तो अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें और अपने जो भी नोट्स हैं आप उनको निकाल लें। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है आपको और आप रिवीजन में भी टाइम लगता है। तो जो जो चीज़ें आपने नहीं की हैं उनको लिस्टेड कर लीजिए, उनको पहले कर लीजिए और बाकी चीज़ों को आप रिवीजन पे कर लीजिए, तो आपका सिलेबस इजीली हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें।
और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।